Hello, my dear students. I welcome you in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we are going to do long answer type questions of the chapter The Last Lesson from your book Flamingo. Students, this is my third video on this chapter. In the first video, we discussed about the detailed analysis of this chapter. Second video was of short answer type questions, and here I am presenting long answer type questions. So let's start. Question number 1. Why was Franz scared that day? What did he see on his way to the school? तो फ्रांज उस दिन क्यों डरा हुआ था? What did he see on the way to school? और रास्ते में जब वो स्कूल जा रहा था उसने क्या देखा? So Franz was not good at learning. फ्रांस जो था वो लर्निंग में, स्टडीज़ में, सीखने में बहुत अच्छा नहीं था. Franz was scared that day because M. Hamill had said that he would question them on participles. तो उस दिन फ्रांस जो था वो डरा हुआ इसलिए था क्योंकि एम हैमिल ने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे किस चीज़ के लिए कि पार्टिसिपल्स पे उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. फ्रांस डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स और फ्रांस जो था वो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था क्योंकि उसने अपनी लेसन प्रिपेयर नहीं किया था. He found that the day was warm and bright. अब उसने रास्ते में when he was on his way to school उसने क्या देखा? तो उसने नोटिस किया कि डे जो था वो कैसा था, बहुत ब्राइट था, बहुत सनी था, बहुत वार्म था. The birds were chirping at the edge of the woods. और birds जो थे वो chirping कर रहे थे. कहाँ पे? वो वहाँ से बहुत अच्छी साउंड आ रही थी birds की, चहचहाने की जो आवाज़ थी वो आ रही थी woods से, woods यानी जंगल से. The Prussian soldiers were drilling in the open fields. और Prussian soldiers जो थे वो क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे. ड्रिलिंग मीन्स होता है एक्सरसाइजिंग. They were exercising over there. Prussian soldiers क्यों थे वहाँ पे? क्योंकि प्रशियन आर्मी जो थी उन्होंने जो फ्रांस की आर्मी थी उनको डिफीट कर दिया था, उनको हरा दिया था. और अल्सेस और लॉरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको अपने हैंड्स में उन पे अपना कब्जा कर लिया था इसलिए. सो there was a crowd in front of the bulletin board near the town hall. अब फ्रांस जब अपने रास्ते में था स्कूल जाते टाइम उसने देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पे बहुत सारा क्राउड है पीपल का. क्राउड मीन्स भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने. अब ये बुलेटिन बोर्ड जो था उसके बारे में आपके चैप्टर में बताया गया है कि जब भी उस बुलेटिन बोर्ड में कोई न्यूज़ आती थी तो वो कैसी होती थी? वो बहुत बैड न्यूज़ होती थी, चाहे वो किसी वॉर से रिलेटेड हो, किसी कमांडिंग ऑफिसर के कोई ऑर्डर्स हो. तो फ्रांस फाउंड द स्कूल रूम अनयूजुअली क्वाइट. अब फ्रांस ने क्या पाया कि जैसे ही वो स्कूल के नज़दीक पहुंचा वहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा क्वाइट मतलब शांति है, क्वाइटनेस उसको नज़र आ रही थी. अब उसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं. सो ही हैड नो ऑप्शन बट टू ओपन द डोर एंड वेंट इन बिफोर एवरीबडी. उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो एंटर हुआ एंड ही ब्लश्ड एंड फ्राइटन्ड ऑफ द टीचर. वो ब्लशिंग भी हुई, फ्राइटन्ड भी था. क्यों? ब्लश्ड मीन्स शाय इसलिए था, उसको शर्म इसलिए आ रही थी क्योंकि पहली बात तो वो लेट हो गया था स्कूल के लिए. एंड फ्राइटन्ड इसलिए था क्योंकि एम हैमिल ने जो उनको होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स को प्रिपेयर करने का वो उसने प्रिपेयर नहीं किया था. एम हैमिल स्पोक वेरी काइंडली टू हिम. लेकिन जो उसका एक्सपेक्टेशंस थी सब कुछ उससे बिल्कुल ऑपोजिट हुआ. व्हाट? उसको डर था एम हैमिल का कि वो डांटेंगे, उसको रिब्यूक करेंगे, he may be scolded. But what happened? एम हैमिल जो थे उससे बहुत काइंडली इन अ जेंटल वे ही टॉक टू हिम, बहुत जेंटल वे में उससे बात की. एंड उसको क्या बोला? आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस क्विकली. और जल्दी से अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, उसको ये ऑर्डर मिला. फ्रांस जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट हिज डेस्क. और जैसे ही उसको परमिशन मिली वो फटाफट जाके अपने बेंच पे बैठ गया. क्वेश्चन नंबर 2. What do you think is the theme of the story? Students, very important. मैंने सारे important questions इसमें add किए हैं जो repeatedly
पूछे जा रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आप प्रिपेयर कीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस को। थीम ऑफ द स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो द लास्ट लेसन जो है उसकी थीम क्या है, इसमें हम सब थीम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट्स यूनिवर्सल अपील। और इस जो ये बात है, इसमें जो थीम है उसके पीछे क्या यूनिवर्सल अपील है। यूनिवर्सल अपील का मीन्स होता है जिसका इफेक्ट सब पे एक जैसा पड़े, जिसका रिलेशन सबसे एक जैसा हो, यूनिवर्सल हो, मतलब सब पे एक जैसा, राइट। सो द थीम ऑफ द स्टोरी, द लास्ट लेसन इज लिंग्विस्टिक शोवानिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लिंग्विस्टिक शोवानिज्म का मीन्स होता है कि हम अपनी लैंग्वेज जो है, हमारी भाषा जो है, हम उसको क्या माने वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ऑफ द प्राउड कॉन्क्वेरर्स, किसने सोचा ये जो प्राउड कॉन्क्वेरर्स थे, कौन थे? प्रशिया के पीपल, यानी कि प्रशियन आर्मी, जिसने फ्रांस को डिफीट करके उन पे अपना अधिकार कर लिया था। एंड द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड अपॉन द पीपल, और वो पेन, वो दर्द जो उन्होंने इन्फ्लिक्ट कर दिया था। इन्फ्लिक्ट का मीन्स क्या होता है? किसी पे लाद देना, उनकी मर्जी के खिलाफ किसी पे थोप देना। यू कैन से इम्पोज, उन पे इम्पोज कर दिया था। किस पे? पीपल ऑफ अ टेरिटरी, कोई जगह विशेष के पीपल पे। by them taking away the right now to speak or study their own language and thus make them aliens in their own land of birth। और उनसे ये अधिकार छीन लेना, किसका? अपनी लैंग्वेज में स्टडी करने का, अपनी लैंग्वेज में बात करने का। सो ये अधिकार जब उनसे छीन लिया था, एंड उन पीपल को, कौन से? फ्रांस के पीपल को उन्हीं की धरती पे कैसा बना दिया? एलियंस। ओके, सो ये चीज़ जो थी, उनसे उनका अधिकार छीन लेना, उनकी खुद की लैंग्वेज में बात करने का, बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, सब अधिकार उनसे छीन लिए थे। द स्टोरी हैज़ अ सब थीम ऑल्सो, स्टोरी में सब थीम भी है। वो क्या है? इट हाईलाइट्स द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टुवर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग। क्या हाईलाइट करता है? स्टूडेंट्स का एंड टीचर्स दोनों का एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग, यानी स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए अपनी लर्निंग पे, जैसा फ्रांस बिल्कुल भी नहीं करता था। एंड टीचर्स शुड टीच नाइसली, बहुत अच्छे से टीचर्स को पढ़ाना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, जो कि एम हैमिल ने भी वहाँ पे एक्सेप्ट किया है कि मेरे को जब मन करता था मैं छुट्टी ले लेता था, जिसकी वजह से क्या होता था, स्टूडेंट्स को जिस इंटरेस्टिंग वे में मुझे पढ़ाना चाहिए था वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता था, क्योंकि जैसे इंटरेक्शन होना शुरू होता है शायद वो छुट्टी ले लेते होंगे, मे बी। तो ये स्टोरी की सब थीम है। ओके, सो though the story is located in a particular village of Alsace district of France, which had passed into Prussian hands, it has a universal appeal। So ये जो स्टोरी है कहाँ पे लोकेट की गई है? अल्सेस डिस्ट्रिक्ट, किसका? फ्रांस का, जो कि प्रशियन हैंड्स में चला गया था। मीन्स प्रशियन के जो आर्मी थी, प्रशियन आर्मी ने फ्रांस पे अपना अधिकार कर दिया था। तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल अपील दिखाती है सब जगह पे। इट हाईलाइट्स, और क्या शो करती है? द एफर्ट्स ऑफ द विजिटर्स टू क्रश देयर विक्टिम्स, कि किस तरह से कोई विजिटर यानी बाहर के लोगों ने क्रश कर दिया, किसको? मतलब लोगों को अपना विक्टिम बना लिया, अपना उन पे अधिकार स्थापित कर लिया। द वैंक्विश्ड पीपल इन ऑल पॉसिबल मैनर, मटीरियली, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड इमोशनली। स्टूडेंट्स, वैंक्विश्ड का मतलब होता है किसी को डिफीट करना, थॉरली डिफीट समबडी, और कॉन्क्वायर कर लेना, अधिकार स्थापित कर लेना, उसको, उनको जीत लेना। किस तरह से? मेटीरियली भी जीत लेना, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड इमोशनली, हर तरफ से उनको मतलब अपनी तरफ खींच लेना, उनका सब कुछ छीन लेना। मीन्स टेकिंग अ मदर टंग फ्रॉम पीपल इज अ पनिशमेंट। तो हम किसी से अगर किसी की मदर टंग छीन ले तो वो क्या है? सबसे बड़ा पनिशमेंट है। द प्रॉपर इक्वेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इज फोकस्ड अटेंशन इन हेल्पफुल एंड एनकरेजिंग एटीट्यूड एंड काइंड ट्रीटमेंट कैन एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर। अब एक प्रॉपर इक्वेशन होनी चाहिए, किसके बीच में? स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। इस बात पे हमको अटेंशन पे करना चाहिए कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग होना चाहिए, एंड काइंड ट्रीटमेंट शुड बी देयर। एंड स्टूडेंट्स का भी ऐसा ही होना चाहिए। और स्टूडेंट्स को क्या फोकस करना चाहिए? किस पे?
अपना पूरा अटेंशन फोकस करना चाहिए अपने चैप्टर्स पे, अपनी स्टडीज पे, ताकि वो बेटर वे में सीख पाए. सो next question is comment on the appropriateness of the title the last lesson जो chapter है इसका जो title है वो कितना appropriate है. Again very important question. The story has an appropriate and suggestive title. The story है इसका जो title है बहुत ज़्यादा apt है, बहुत suggestive है. इट इज़ द सेंटर ऑफ अ टेंशन. और पूरी स्टोरी में थ्रू आउट हम क्या देखते हैं कि एक टेंशन चलती है एंड पूरी स्टोरी उसी के चारों ओर रिवॉल्व करती रहती है, घूमती रहती है. क्या? द लास्ट लेसन. द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी सर्व्स एज अ प्रेपरेशन फॉर इट. और स्टोरी की जो स्टार्टिंग है, जो बिगनिंग है, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, वो हमको एक इंट्रोडक्शन दे देती है कि आगे कुछ होने वाला है. क्या होने वाला है? द अनयूजुअल क्वाइटनेस एट स्कूल. नॉर्मली हम स्कूल में देखते हैं बहुत सारा शोरगुल होता है, बच्चों का हसल एंड बसल वी कैन सी, हम नोटिस कर सकते हैं. लेकिन वहाँ पे क्या थी? अनयूजुअल क्वाइटनेस, शांति थी. प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स. अब वहाँ पे प्रेजेंस थी किसकी? विलेज एल्डर्स की. बड़े जो लोग थे, बड़े बूढ़े लोग थे, वो स्कूल में बैठे हुए थे, क्लासरूम में बैक बेंचेस पे. देन टीचर इन हिज संडे बेस्ट ड्रेस. जो टीचर थे वो किस में थे? अपनी संडे की जो बेस्ट जो ड्रेस थी, जो स्पेशल ओकेजन्स पे मीन्स वो पहना करते थे, उस ड्रेस में वो थे. ऑल पॉइंट आउट टू द अनयूजुअल एंड यूनिक ओकेजन. अब ये सारी चीज़ें किसकी ओर इशारा करती हैं? किसकी ओर? पॉइंट आउट मीन्स इंडिकेट करना, इशारा करना. किसकी तरफ? कुछ यूनिक होने वाला है, कुछ अनयूजुअल होने वाला है. द लास्ट लेसन इन फ्रेंच in a French village school in our district conquered by the Prussians. तो वो क्या था जिसके लिए ये सारा इंट्रोडक्शन, ये सारी भूमिका बांधी गई कि प्रशियन हैंड्स जो थे प्रशियन आर्मी के, तो प्रशियन आर्मी ने किस पे? फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट थे उन पे अपना कब्जा जमा लिया था. While delivering the last lesson, the teacher want to transmit all his knowledge in one go. Transmit का मीन्स होता है ट्रांसफर. अब जब लास्ट लेसन डिलीवर कर रहे थे एम हैमिल, तो वो क्या चाहते थे कि अपना सारा नॉलेज इन वन गो, मतलब एक ही बार में वो अपना सारा नॉलेज बच्चों को ट्रांसमिट कर दें. अपनी लैंग्वेज से उनको बहुत प्यार था, इसलिए वो चाहते थे कि वो अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका जितना भी नॉलेज उनको है वो स्टूडेंट्स को एक साथ ट्रांसफ़र कर दें. एक्सप्लेन्स एवरीथिंग विद पेशेंस. उस दिन वो बहुत पेशेंस से पढ़ा रहे थे, इन अ काइंड वे टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड द स्टूडेंट्स एज वेल एज द ओल्ड विलेजर्स लिसन अटेंटिवली. एंड स्टूडेंट्स के साथ साथ जो विलेजर्स थे, ओल्ड विलेजर्स, वो भी बहुत ध्यान से उनके लेसन को अटेंटिवली सुन रहे थे. सो फॉर द नरेटर इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. और ये नरेटर कौन है यहाँ पे? फ्रांस के लिए ये बहुत ही मतलब ना भूलने वाला एक्सपीरियंस था. एंड वो एक लाइन भी कोट करता है यहाँ पे, क्या? हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. एंड ओल्ड होजर जो थे, ही वॉज क्राइंग, और उनकी वॉइस जो थी वॉज ऑल्सो ट्रैम्बलिंग विद इमोशंस. और उनकी वॉइस जो थी वो काँप रही थी. किससे? भावनावश, इमोशंस में उनकी जो वॉइस थी वो भी काँप रही थी, वो बोल नहीं पा रहे थे प्रॉपरली. एज द टीचर इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस बिकॉज ऑफ चॉक्ड थ्रोट. और जो टीचर थे एम हैमिल, ही वॉज ऑल्सो अनेबल, वो भी असक्षम थे, वो भी बोल नहीं पा रहे थे. अपनी जो इमोशंस थी, अपनी भावनाएं थी, उनको व्यक्त नहीं कर पा रहे थे. क्यों? क्योंकि चॉक्ड थ्रोट, उनका भी गला भर आया था. He ends the lesson. Ends means खत्म कर रहा. उन्होंने कैसे खत्म किया? By writing on the blackboard. क्या लिखा उन्होंने? Vive la France means long live France. हमेशा हमेशा जीवित रहे हमारा जो फ्रांस है वो. He makes a gesture. उन्होंने अपने हाथ से क्या किया? एक gesture किया. Gesture का means you can say ऐसा एक movement किया फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडी. किसको यूज करके? यूजिंग हिज हैंड. और क्या इशारा किया? कैसा हाव भाव दिया उसने? ये इंडिकेट किया कि दैट द स्कूल इज डिसमिस्ड एंड द स्टूडेंट्स कैन गो होम. स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने घर जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. What impression do you form of M. Hamil on the basis of your study of the story The Last Lesson? तो स्टूडेंट्स
एम हैमिल का क्या इम्प्रेशन हम फॉर्म करते हैं आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द लास्ट लेसन. अगर उनका कैरेक्टर स्केच आए तब भी हम ये आंसर उसमें लिख सकते हैं. सो एम हैमिल इज एन एक्सपीरियंस्ड टीचर who has been teaching in that village school for 40 years. वो वहाँ पे 40 years से पढ़ा रहे थे और क्या थे, एक बहुत ही experienced टीचर थे. He imparts primary education in all subjects. वो क्या करते थे, सारे सब्जेक्ट में प्राइमरी एजुकेशन दिया करते थे बच्चों को. इम्पार्ट मीन्स प्रदान करना, देना. He is a hard task master. Hard task master मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट थे. And student like Franz, who are not good learners, are great dread of being scolded by him. और फ्रांस जैसे बच्चे जो कि स्टडी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते थे, एक अच्छे लर्नर नहीं थे, वो भी उनसे डरते थे. क्यों? क्योंकि उनको डांटा जाएगा. स्कॉल्ड मीन्स डांटना, रिब्यूक. स्कॉल्ड, रिब्यूक मीन्स डांटना. The latest order of the Prussian conquerors upsets him. अब एम हैमिल को अपसेट कर दिया था. किसने? प्रशियन कॉन्क्वेरर्स ने. प्रशियन कॉन्क्वेरर्स मीन्स प्रशिया की जो आर्मी थी उसने. क्यों? क्योंकि उन्होंने डिफीट कर दिया था फ्रांस को. तो इस बात ने उनको बहुत अपसेट कर दिया था क्योंकि जो ऑर्डर आए थे उनकी वजह से. He has to leave the place forever and feels heartbroken. अब जिस प्लेस पे वो लास्ट 40 ईयर्स से थे उनको वो छोड़ के, वो प्लेस छोड़ के उनको जाना पड़ेगा. एंड वो क्या फील कर रहे थे? हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे. ही फील्स सैड बट एक्सरसाइजेस सेल्फ कंट्रोल. वो क्या थे? फील कर रहे थे सैडनेस, दुख तो फील कर रहे थे लेकिन अपने आप पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे. ही हैज़ द करेज to hear every lesson to the last. and उनके मन में इतना ज़्यादा, उनमें इतना साहस था, इतना करेज था, इतनी ब्रेवरी उन्होंने दिखाई कि लास्ट लेसन भी वो अपना डिलीवर करने आए जबकि उनका गला पूरी तरह चौक हो गया था, गला भर आया था, वो बोल नहीं पा रहे थे. हाथ से उन्होंने जेस्चर करके स्टूडेंट्स को बताया कि क्लास ख़त्म हो गई है, दे कैन गो देयर होम्स. फिर भी वो लास्ट लेसन डिलीवर करने आए. His performance during the last lesson कैसी थी? Exemplary. Exemplary means बहुत ज़्यादा, वेरी गुड यू कैन से. इतना उनकी परफॉर्मेंस जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, डिज़ायरेबल थी. He is kind even to a late comer like Franz. और वो उस दिन बहुत kind थे towards Franz. वो लेट आया था फिर भी. He uses a solemn and gentle tone while addressing the students. और उनकी जो वॉइस थी उस टाइम वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा जेंटल टोन में वो बात कर रहे थे. एंड सोलम, सोलम का इसका प्रोनाउंसिएशन भी स्टूडेंट सोलम होता है. तो सोलम थी. सोलम मीन्स बहुत सिंसियर, फॉर्मल यू कैन से, डिग्निफाइड यू कैन से. ओके, तो बहुत सिंसियर वे में वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे इन अ काइंड एंड जेंटल टोन. He has a logical mind and can analyze problems and deduce the reasons responsible for it. और माइंड कैसा था? बहुत लॉजिकल वे में बिहेव करते थे, हमेशा हर प्रॉब्लम को एनालाइज करते थे, विश्लेषण करते थे हर प्रॉब्लम्स का. एंड सोचते थे कि इस किसी भी प्रॉब्लम को डिड्यूस कैसे किया जाए, मतलब किसी भी प्रॉब्लम के कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे उसको ख़त्म करने का रिजल्ट निकाला जाए. The problem for Alsace is that he put off learning till tomorrow. अब प्रॉब्लम क्या थी अल्सेस में कि वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट था अल्सेस, वहाँ पे क्या कि आज तक जो पढ़ा लिया गया ठीक है, उसके बाद जो लर्निंग थी वो किस में होगी, कौन देगा, क्या देगा, ये प्रॉब्लम थी. क्योंकि एम हैमिल जो थे उनको मना कर दिया गया था कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो वहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी. He knows the emotional hold of a language over its users. वो जानते थे कि कोई अगर अपनी लैंग्वेज को यूज़ करता है तो वो इमोशनली उससे अटैच हो जाता है, उसके यूज़र्स उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उनका एक इमोशनल होल्ड होता है अपनी लैंग्वेज पे, और जो क्या करता है हमारी कनेक्टिविटी हमारी कंट्री से शो करता है. So he is a good communicator and explains everything patiently. वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे, मतलब बात बहुत अच्छे से, अपना मैसेज अगले तक बहुत अच्छे से कन्वे करते थे, हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे इन अ पेशेंट वे, मतलब पेशेंस में ऐसे एक्सप्लेन करते, धैर्य के साथ यू कैन से.
Partings are painful and being human, M. Hamill too is no exception. अब पार्टिंग्स मतलब किसी से अलग होना हमेशा क्या होता है, पेनफुल होता है. एंड एज अ ह्यूमन बीइंग एम हैमिल के लिए भी, एम हैमिल भी कोई अपवाद नहीं थे, वो भी कोई इसका एक्सेप्शन नहीं थे, वो उनके साथ भी वैसा ही हो रहा था. ही फेल्स टू से गुड बाय, और बहुत मुश्किल था किसी के लिए गुड बाय कहना, स्पेशली एम हैमिल के लिए जो 40 ईयर्स तक वहाँ पे थे. एज हिज थ्रॉट इज चॉक्ड, उनका जो गला था वो भी भर आया था. ऑन द होल ही इज़ अ पेट्रियाटिक जेंटलमैन, और देखा जाए तो वो क्या थे, एक बिल्कुल पेट्रियाटिक जेंटलमैन की तरह बिहेव किया उन्होंने, वो सच में एक अच्छे देशभक्त थे. सो लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉर कॉजेज डिस्ट्रक्शन एंड स्प्रेड्स हेट्रेड. ये हम सबको पता है कि वॉर जो है वो क्या फैलाता है, डिस्ट्रक्शन, एंड सब तरफ क्या फैलाएगा, हेट्रेड, नफरत फैलाएगा. पीपल फील इनसिक्योर, पीपल क्या फील करते हैं, इनसिक्योर, असुरक्षित फील करते हैं. डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉर कीपिंग इन माइंड फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870-71. तो 1870 और 71 के दौरान जो फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ था, फ्रैंको प्रशियन वॉर मतलब फ्रांस और प्रशिया की जो आर्मीज थी उनके बीच में जो वॉर हुआ था, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे हमको वो बताने हैं. तो वॉर इज अ ग्रेट थ्रेट टू मैनकाइंड, मैनकाइंड यानी पीपल के लिए एक बहुत थ्रेट है, यू कैन से, धमकी है, यू कैन से. फियर, एंग्जाइटी, टेंशन एंड हेट्रेड, यानी डर, चिंताएं और नफरत, ये सब किसके ऑफरिंग्स हैं, ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब होता है संतानें, यंग वंस. ओके, किसके हैं, वॉर, क्योंकि वॉर से क्रिएट होती हैं ये सारी चीजें, फियर, एंग्जाइटी, टेंशन एंड हेट्रेड. नो इंडिविजुअल इज इन फेवर ऑफ दिस ब्रूटल एक्ट. ये जो जंगली काम है, जो क्रूअल एक्ट है, ब्रूटल एक्ट है, इसके फेवर में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ह्यूमन बीइंग इसके फेवर में नहीं होता. ओके, इनोसेंट पीपल lost their life because of the vested interests of some of the corrupt politicians. कुछ corrupt politicians के जो vested interests होते हैं, vested interest का मतलब है यहाँ पे निहित स्वार्थ, मतलब उनकी जो selfishness है उसकी वजह से बहुत सारे innocent people अपनी life जो है वो खो देते हैं. Moreover, war is not the solution of any problem. और क्या है, वॉर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है. इट ओनली इंक्रीजेज द हाइट्स बिटवीन टू नेशंस. ये क्या क्रिएट करता है, दो नेशंस के बीच में एक पॉज क्रिएट कर देता है, एक ब्रेक क्रिएट कर देता है जो कंटिन्यूटी नहीं बनाए रखता सीक्वेंस में. हाइट्स का मतलब होता है पॉज क्रिएट करना या ब्रेक ला देना, मतलब कंटिन्यूटी नहीं रहती रिलेशंस में. द डिजायर टू ओवर पावर द अदर्स स्प्रेड्स हेट्रेड एंड द फीलिंग ऑफ एनमिटी. और डिजायर किस चीज की, किसी पे ओवर पावर होने की, किसी पे हावी होने की जो डिजायर है वो क्या करती है, स्प्रेड करती है हेट्रेड एंड द फीलिंग ऑफ एनिमिटी. एनिमिटी यानी दुश्मनी की एंड नफरत की भावनाओं को फैलाती है. क्या, डिजायर, इच्छा किस चीज की, ओवर पावर करने की, दूसरों पे हावी होने की. द आफ्टरमाथ्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी. आफ्टरमाथ का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स. तो ये हमको अच्छे से पता है, हिरोशिमा और नागासाकी हमारे सामने एक एविडेंस है, प्रूफ है, किस चीज के, आफ्टरमाथ के. आफ्टरमाथ मतलब क्या रिजल्ट हुए थे, अनप्लेजेंट रिजल्ट हुए थे इसके. इट शुड ऑल्सो बी रिमेंबर्ड दैट ईच नेशन इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर. हर कोई नेशन ये चाहता है, हर देश ये चाहता है कि वो क्या बने, एक न्यूक्लियर पावर बने. And the nuclear bomb has a power to devastate nation. तो और न्यूक्लियर बॉम्ब्स क्या करते हैं, डिवेस्टेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ruin कर देते हैं, यानी कि बर्बाद कर देते हैं नेशंस को. Thousands of people lost their lives. बहुत सारे people, हजारों लोग अपनी जो लाइफ है उसको, अनमोल जीवन को खो देते हैं. There will not be any survivor. और कोई बचता भी नहीं है वहाँ पे. सर्वाइव करना, सर्वाइवर मीन्स बचना, कोई नहीं बचता इस
जो वॉर है इसकी आंधी में सब कुछ रूइन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है. इफ समवन इज लेफ्ट अलाइव ही शी विल बी क्रिपल्ड. और जो कोई बचता है वो क्रिपल्ड हो जाता है. क्रिपल्ड मीन्स वो या तो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाता, मीन्स कुछ क्रिपलिंग यानी हैंडीकैप्ड हो जाता है. देयर इज नो डाउट दैट वॉर हैज पुट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस एट स्टेक. वॉर जब भी लड़े गए हैं, युद्ध जब भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि उसने ह्यूमंस पे क्या कर दिया, खतरा डाल दिया है. ओके, ह्यूमंस की जो एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन का जो अस्तित्व है, उसको खतरे में डाल देते हैं. कौन? वॉर, युद्ध, लड़ाइयाँ. We have heard सीर्स से, हमने बहुत बार सुना है सीर्स को ये कहते हुए. सीर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे पर्सन जो प्रोफेसी करते हैं, किसकी? फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन करते हैं. साधु, महात्मा और जो बड़े ऐसे होते हैं पीपल, वो क्या करते हैं? दैट वन शुड शेड वंस ईगो, यानी कि उनको हमने ये कहते हुए सुना है, जो प्रोफेसी मेकर हैं उनको हमने क्या कहते हुए सुना है कि हमको अपनी जो ईगो है उसको गिरा देना चाहिए. पीस एनहेंसेस, जो शांति है वो क्या बढ़ाती है? एनहेंसेस मतलब बढ़ाती है. किसको? क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी. The concept of a global village should be followed by all the countries. सारी countries को global village का जो concept है उसको follow करना चाहिए. Global village का means है सारी पृथ्वी अपना घर, मतलब हर किसी के साथ शांति से, भाईचारे से रहना चाहिए. 10. वॉर डज नॉट बेनिफिट एनी इंडिविजुअल. वॉर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल नहीं है. इट मस्ट नॉट बी एनकरेज्ड, एंड वॉर्स को एनकरेज नहीं किया जाना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.